हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर दिनेश कालरा आपका ऑनलाइन स्वागत क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम बीए फर्स्ट ईयर की इस क्लास में फर्स्ट पेपर फिजिकल ज्योग्राफी, जिसको हम भौतिक भूगोल कहते हैं, उसमें से एक टॉपिक करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, इस धरातल पर कई स्थल आकृतियाँ बनाई जाती हैं प्राकृतिक कारकों के द्वारा। तो इस धरातल के ऊपर आकृतियाँ जो बनाते हैं प्राकृतिक कारक, जैसे नदी, पवन, हिमानी और जमीन के नीचे जो पानी है, वो इस स्थल आकृतियाँ बनाते हैं। हिमानी जो आकृतियाँ बनाती है स्टूडेंट, वो बनाती है हिम प्रदेशों में या हिमालय जैसे प्रदेश में। जब हिमानी रेंगती है तो अपनी रगड़ के द्वारा बहुत सारी आकृतियाँ पवन के द्वारा आकृतियाँ शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में बनती है। नदी कुछ आकृतियाँ बनाती हैं। उसके अलावा भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृतियाँ जो होती हैं, तो जमीन के नीचे आकृतियाँ बनती है, चुनाव प्रदेश में आकृतियाँ बनती है। तो स्टूडेंट, ये प्रकृति कुछ नियम है, कुछ बनता है तो कुछ बिगड़ता है, निरंतर कुछ ना कुछ होता रहता है, रुकती नहीं है, नेचर का सिस्टम है। तो जो पवन द्वारा, आज मेरा जो क्वेश्चन है टॉपिक हम करने जा रहे हैं, वो पवन द्वारा निर्मित स्थल आकृतियों का वर्णन कीजिए। पवन द्वारा क्वेश्चन कैसे आएगा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट? इस प्रकार, पवन द्वारा निर्मित स्थल आकृतियों का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन आ सकता है शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशों में। शुष्क एरिया बोलते हैं जो ड्राई, जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है, और अर्धशुष्क एरिया वो है जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम। शुष्क एरिया जैसे राजस्थान में रेगिस्तान है, सारा हार्ड डेजर्ट, यहाँ बरसात, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर का जो एरिया है, ठीक है, वहाँ बरसात 25 सेंटीमीटर से कम होती है, उसको शुष्क एरिया कहते हैं। जैसे सारा डेजर्ट, ऐसे मरुस्थल, कालाहारी, इन मरुस्थलों को हम शुष्क प्रदेश कहते हैं। कुछ प्रदेश ऐसे जिनको हम अर्धशुष्क प्रदेश कहते हैं, जहाँ 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच बरसात होती है, लेकिन 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा बरसात नहीं होती, उनको हम अर्धशुष्क प्रदेश कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकते हैं, पवन द्वारा निर्मित स्थल आकृतियों का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट, शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशों में बनने वाली भू आकारों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही लग गया होगा कि पवन जो आकृतियों का निर्माण, स्थल आकृतियों का निर्माण करते हैं, वो शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं उत्तर। शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशों में पवन अधिक प्रभावशाली कारक है। शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशों में पवन अधिक प्रभावशाली कारक है। इस क्षेत्र का निरंतर अपर्दन, इस क्षेत्र का कौन सा क्षेत्र? शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र का निरंतर अपर्दन, परिवहन तथा निक्षेप होता रहता है। इस धरातल पर सिर्फ पवन ही अपर्दन कार्य नहीं करती, इसके अलावा कुछ और कारक भी, जैसे नदी अपर्दन का काम करती है, हिमानी अपर्दन का काम करती है, और निक्षेप का काम भी करती है। इसी प्रकार पवन द्वारा निर्मित आकृतियां भी हैं, हिमानी द्वारा भी स्थल आकृतियां बनाई जाती हैं, नदी के द्वारा भी और भूमिगत जल के द्वारा भी स्थल आकृतियां बनती हैं। तो पवन द्वारा जो स्थल आकृतियों का निर्माण होता है, वो शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशों में पवन अधिक प्रभावशाली कारक है। इस क्षेत्र का निरंतर अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेप होता रहता है। पवन द्वारा अपर्दन कार्य इन क्षेत्रों में निम्न प्रकार से होता है। पवन द्वारा जो अपर्दन कार्य होता है वो निम्न प्रकार से होता है। पहला अपवन के लिए द्वारा, पवन द्वारा अपर्दन कार्य, पवन द्वारा अपर्दन तो जो पवन द्वारा अपर्दन कार्य होता है
इन क्षेत्रों में वो निम्न प्रकार से, पहला अपवहन क्रिया द्वारा, नंबर 1 जो अपवर्तन होता है वो अपवहन, अपवहन, अपवहन क्रिया द्वारा, अपवहन क्रिया द्वारा। अगला है स्टूडेंट अपघर्षण क्रिया द्वारा, अपघर्षण क्रिया द्वारा। स्टूडेंट इसके बाद है नंबर 3 शनि घर्षण क्रिया द्वारा, शनि घर्षण क्रिया द्वारा। तो स्टूडेंट पवन द्वारा निर्मित सरल आकृतियों का वर्णन कर रहे हैं। इसमें पवन द्वारा अपवर्तन कार्य इन क्षेत्रों में, किन क्षेत्रों में, शोषक व अर्धशोषक क्षेत्रों में पवन द्वारा अपवर्तन कार्य निम्न प्रकार से होता है। कैसे होता है? अपवहन क्रिया के द्वारा, नंबर 2 अपघर्षण क्रिया द्वारा, और नंबर 3 शनि घर्षण क्रिया के द्वारा। वायु द्वारा होने वाला अपवर्तन निम्नलिखित तत्वों पर निर्भर करता है। कुछ तत्वों पर निर्भर करता है अपवर्तन। वायु द्वारा होने वाला अपवर्तन निम्नलिखित तत्वों पर निर्भर करता है। कुछ तत्व है निम्नलिखित तत्वों पर निर्भर करता है। तो स्टूडेंट अपवर्तन कुछ तत्वों पर निर्भर करता है, तो मैंने लिखा है कि वायु द्वारा होने वाला अपवर्तन निम्नलिखित तत्वों पर निर्भर करता है। नंबर 1 वायु की गति, नंबर 1 वायु की गति, नंबर 2 चट्टानों की संरचना, चट्टानों की संरचना। नंबर 3 तो स्टूडेंट वायु की गति, चट्टानों की संरचना, धूल कणों का आकार तथा ऊंचाई। धूल कणों का आकार तथा ऊंचाई। धूल कणों का आकार तथा ऊंचाई। तो स्टूडेंट सुनिएगा, पहले मैंने ऊपर बताया कि पवन द्वारा अपवर्तन कार्य किसके द्वारा होता है? अपवहन क्रिया के द्वारा, अपघर्षण क्रिया के द्वारा और शनि घर्षण क्रिया के द्वारा। उसके बाद मैंने बताया स्टूडेंट कि वायु द्वारा होने वाला अपवर्तन निम्नलिखित तत्वों पर निर्भर करता है। कौन से तत्वों पर निर्भर करता है? वायु की गति पर निर्भर करता है कि वायु किस गति से चल रही है, किस स्पीड पे चल रही है, इस पे भी निर्भर करता है अपवर्तन। दूसरा चट्टानों की संरचना पर भी निर्भर करता है, और तीसरा धूल कणों का आकार कैसा है तथा उनकी ऊंचाई पर निर्भर करता है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट पवन की अपवर्तन कार्य द्वारा निर्मित स्थल आकृति। पवन
पवन के अपवर्तन कार्य द्वारा, पवन के अपवर्तन कार्य द्वारा निर्मित हम बात करेंगे स्टूडेंट पवन के अपवर्तन कार्य द्वारा निर्मित स्थल आकृति। पवन के अपवर्तन कार्य द्वारा निर्मित स्थल आकृति। तो पहली आकृति है स्टूडेंट इसमें वात गर्त। कौन सी आकृति है स्टूडेंट? पहली आकृति वात गर्त। इसके बारे में बात कर लेते हैं, वात गर्त के बारे में। तीव्र गति से चलती हुई वायु, तीव्र गति से चलती हुई वायु में भंवर उत्पन्न हो जाते हैं और धरातल पर स्थित कोमल चट्टानों को वायु अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। फलस्वरूप वहां एक तस्त्री जैसी आकृति बन जाती है जिसे वातगर्त कहते हैं। सुनिएगा स्टूडेंट, तीव्र गति से चलती हुई वायु में भंवर उत्पन्न हो जाते हैं और धरातल पर स्थित कोमल चट्टानों को वायु अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। फलस्वरूप वहां एक तस्त्री जैसी आकृति बन जाती है जिसे हम वातगर्त कहते हैं। तो स्टूडेंट ये आकृति कैसी होती है ये भी बता दूं। हम बात करें वातगर्त की, इसकी बात करें कि पवन की दिशा है। वातगर्त हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, वातगर्त की बिलो आउट कहते हैं इसको। पवन की प्रवाह दिशा, ये पवन की प्रवाह दिशा है। पवन चल रही है, पवन की प्रवाह दिशा। तो यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट? भंवर उत्पन्न हो रहे हैं। क्या उत्पन्न हो रहा है? भंवर उत्पन्न हो रहा है। भंवर उत्पन्न हो जाती है तो स्टूडेंट इस प्रकार की आकृति बनती है जिसको हम वातगर्त कहते हैं। इसके बारे में बता दूं, ये है वो भंवर और ये वातगर्त बना हुआ। इसको बनने में कैसा है? तीव्र गति से चलती हुई वायु में भंवर उत्पन्न हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भंवर उत्पन्न हो जाते हैं। स्टूडेंट भंवर उत्पन्न हो जाते हैं और धरातल पर स्थित कोमल चट्टानों को वायु अपने साथ क्या कर लेती है? उड़ाकर ले जाती है। फलस्वरूप एक तस्त्री जैसी आकृति बन जाती है। भंवर वायु गति के साथ भंवर बनते हो और इसको उड़ाकर ले जाती है और यह तस्त्री नुमा आकृति बनती है जिसे हम वातगर्त कहते हैं। अगली आकृति है स्टूडेंट ड्रीकांटर। अगली आकृति की बात करूंगा स्टूडेंट नंबर 2 ड्रीकांटर। हमने बात की वातगर्त की, वातगर्त के बाद बात करेंगे हम स्टूडेंट इसके ऊपर ड्रीकांटर की। तो स्टूडेंट ड्रीकांटर क्या होता है? प्राय मरुस्थलों में अपक्षय के कारण, पहले हम बात कर लेते हैं ड्रीकांटर। तो ड्रीकांटर में सुनिएगा स्टूडेंट, ड्रीकांटर प्राय मरुस्थलों में अपक्षय के ड्रीकांटर
प्राय मरुस्थलों में अपक्षय के कारण चट्टानें टूट जाती हैं और पर्वतीय ढलानों से लुढ़ककर प्राय मरुस्थलों में अपक्षय के कारण चट्टानें टूट जाती हैं और पर्वतीय ढलानों से लुढ़ककर नीचे गिर जाती हैं, जिन पर वायु अपरदन द्वारा इन्हें घिसकर त्रिकोणीय बना देती है, जिसे ड्रीकांटर कहा जाता है। इसके बाद है अगली आकृति छत्रक अथवा गारो। नंबर 3 छत्रक अथवा गारो। तीसरी आकृति छत्रक अथवा गारो। पवन द्वारा अपर्दित चट्टानों के हल्के तथा बारीक कण, पवन द्वारा अपर्दित चट्टानों के हल्के तथा बारीक कण अधिक ऊंचाई तक उठाए जाते हैं तथा भारी व बड़े कण धरातल के साथ घसीटे जाते हैं। बड़े कण छोटे कणों की अपेक्षा अधिक कटाक्ष करते हैं। इससे मरुभूमि में खड़ी चट्टान का अपरदन निचले भाग में अधिक तथा ऊपरी भाग में कम होता है। इस प्रकार एक छतरीनुमा आकृति बन जाती है, जिसे छत्रक अथवा गारो कहते हैं। अरबी भाषा में इसे गारो के नाम से जाना जाता है और सहारा मरुस्थल में इसे हमादा कहते हैं। छत्रक छाते की छतरीनुमा आकृति बन जाती है, जिसे छत्रक अथवा गारो कहते हैं। अरबी भाषा में इसे गारो के नाम से जाना जाता है और सहारा डेजर्ट में सहारा मरुस्थल में इसे हमादा कहते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार की एक आकृति बन जाती है। इसको हम छत्रक या गारो कहते हैं। तो ये आकृति है स्टूडेंट छत्रक। तो स्टूडेंट ऊपर ये छाते के समान है और नीचे ये क्या है, इस प्रकार छाता बना हुआ है। इसको हवा काट कर पिछले भागों में कटाव ज्यादा होता है, क्योंकि कण बड़े होते हैं जो जमीन पे पवन के साथ घसीटे जाते हैं। इसके घर्षण से क्या हुआ, नीचे अपरदन ज्यादा हुआ और ऊपर कम हुआ। इस प्रकार की एक आकृति बनती है, जिसको छत्रक या गारो कहते हैं। इसको अरबी भाषा में गारो तथा सहारा मरुस्थल में हमादा कहते हैं। इसके बाद है जूजेन। अगली आकृति स्टूडेंट जूजेन। अगली आकृति नंबर 4 जूजेन की बात करेंगे। तो इसमें सुनिएगा स्टूडेंट, धरातल पर जब कोमल चट्टान के ऊपर, धरातल पर जब कोमल चट्टान के ऊपर कठोर चट्टान क्षैतिज दिशा में बिछी हुई होती है, तो अपक्षय के कारण ऊपरी कठोर चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं। पवन की अपरदन क्रिया से दरारें धीरे धीरे बढ़ जाती हैं और नीचे की कोमल चट्टानों को वायु अपने साथ उड़ा ले जाती है। इस प्रकार कोमल चट्टान के ऊपर कठोर चट्टान मेघ की भांति दिखाई देने लगती है, जिसे हम जूजेन कहते हैं। स्टूडेंट दोबारा सुनिएगा, जूजेन क्या चीज है? जूजेन धरातल पर जब कोमल चट्टान के ऊपर, धरातल पर जब कोमल चट्टान के ऊपर
कठोर चट्टान क्षैतिज दिशा में बिछी हुई होती है तो अपक्षय के कारण ऊपरी कठोर चट्टान में क्या पड़ जाती हैं, दरारें, कट्स लग जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं। पवन की अपर्दन क्रिया से दरारें धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं और नीचे की कोमल चट्टानों को वायु उड़ाकर ले जाती है। इस प्रकार कोमल चट्टान के ऊपर कठोर चट्टान मेज की भांति दिखाई देने लगती है, जिसे जूझे कहते हैं। अगली आकृति है स्टूडेंट यार्डा। अगली आकृति की बात करें स्टूडेंट, अगली आकृति है यार्डाम। जब कठोर तथा कोमल चट्टानें लंबवत दिशा में एक दूसरे के समांतर खड़ी हों, जब कठोर तथा कोमल चट्टानें लंबवत दिशा में एक दूसरे के समांतर खड़ी हों तो वायु कोमल चट्टानों का अपरदन कर देती है और कठोर चट्टानें नुकीले स्तंभों के रूप में खड़ी रहती हैं, जिन्हें यार्डा कहते हैं। जब कठोर तथा कोमल चट्टानें लंबवत दिशा में एक दूसरे के समांतर खड़ी हों तो कोमल चट्टानों का अपरदन कर देती है, वायु क्या कर देती है, कोमल चट्टानों का अपरदन कर देती हैं और कठोर चट्टानें नुकीले स्तंभों के रूप में खड़ी रहती हैं, जिन्हें हम यार्डा कहते हैं। इसके बाद इंसेल वर्ग, अगली आकृति इंसेल वर्ग। हम बात कर रहे हैं अगली आकृति की इंसेल वर्ग। मरुस्थलीय भागों में कई बार कोमल चट्टानों के प्रदेश में कठोर चट्टानें भी होती हैं। यह कठोर चट्टानें कोमल चट्टानों के अपरदन के बाद यंत्र तंत्र टीलों के रूप में खड़ी रहती हैं। दूर से देखने पर ये एक विशाल मरुस्थल रूपी समुद्र में जैसे कोई द्वीप दिखाई देता है। इस प्रकार की आकृति को इंसेल वर्ग कहते हैं। नंबर 7 भूस्तंभ। अगली आकृति है स्टूडेंट भूस्तंभ। तो स्टूडेंट अगली आकृति का बात करते हैं भूस्तंभ। मरुस्थलीय भागों में कई क्षेत्रों में कठोर चट्टानें होती हैं। यहाँ पानी ऊपरी भाग पर क्या कर देती है, अपघर्षण कर देती हैं, किंतु निचला भाग चट्टानों द्वारा सुरक्षित रहता है। परिणाम स्वरूप स्तंभों जैसी आकृतियों का निर्माण होता है, जिसे हम भूस्तंभ कहते हैं। अगला आकृति स्टूडेंट नंबर 8 जालक शिलाएं। जालक शिलाएं। अगली आकृति का नाम लिखा मैंने जालक शिलाएं। जब कठोर चट्टानें लंबवत अथवा क्षैतिज दोनों दिशाओं में एकांतर क्रम में फैली हो तो वायु अपने अपघर्षण से कोमल चट्टानों को काट देती है। इससे चट्टानों में जाली सी बन जाती है, जिसे पाषाण जालक या जालक शिलाएं कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये था पवन के अपरदन कार्य के द्वारा निर्मित स्थल आकृतियां। इसके बाद स्टूडेंट वायु के निक्षेप या पवन के निक्षेप के द्वारा निर्मित स्थल आकृतियां। अपरदन के द्वारा आकृतियां बताया मैंने स्टूडेंट। अब आपको बताऊंगा थोड़ा सा निक्षेप के द्वारा निर्मित स्थल आकृतियां। पहला है इसमें उर्मिकाएं। मरुस्थलीय प्रदेशों में बालू मिट्टी के लहरदार जमाव को उर्मिकाएं कहा जाता है। यह जमाव सागरीय तरंगों की भांति होता है। इसका निर्माण पवन की दिशा के समकोण पर होता है। नंबर 2 है बालू का स्तूप। ये पवन द्वारा निर्मित
वे निक्षेप बनते हैं। ये बालू का रेत के गतिशील ढेर हैं। ये कटक और छोटी पहाड़ियों जैसे दिखाई देते हैं। वायु की दिशा में इनका ढाल साधारण व विपरीत दिशा में तीव्र होता है। इसके बाद नंबर 3 है स्टूडेंट बरखान। इसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहते हैं। ये खुले क्षेत्रों में विकसित होने वाले बालू का स्तूप होते हैं। जहां धरातलीय या वनस्पतीय बाधाएं नहीं होती और रेत की प्राप्ति सीमित होती है, वहां इनका निर्माण होता है। ये आकृति में अर्धचंद्राकार होते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो मेरा ये टॉपिक था पवन द्वारा निर्मित स्थल आकृतियां और पवन के अपवर्तन कार्य के द्वारा बनने वाली आकृतियां और निक्षेप द्वारा बनने वाली आकृतियां, वो यही खत्म होता है। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।